Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। तो आज के इस हम लेक्चर में देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसका ये 7वां लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, जो सिटीजन्स को हमें अधिकार दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन को, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग राइट्स टू द इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली विद आर नॉट अवेलेबल टू एलियन। जो भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। और जो भी कोई बाहर का एलियन मीन्स को भी बाहरी तत्व को बोलते हैं ना, एलियन बाहरी तत्व मीन्स कोई फॉरेनर है उसको नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 and Article 19 of the Constitution belong to the citizen alone। जो सिटीजन के लिए हैं सिर्फ वो हैं आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में और आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स। तो जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनके लिए कुछ सर्टेन एलिजिबल ऑफिसेज हैं, जैसे कि जो द प्रेसिडेंट है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, जो आर्टिकल 58 में आते हैं। वन आर्टिकल 58 का पार्ट वन, उसका पार्ट ए, सब पार्ट ए। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर्टिकल 217, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, गवर्नर ऑफ अ स्टेट आर्टिकल 157 और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 165। तो जो ओनली सिटीजन है इंडिया के हैव बीन गिवन द राइट ऑफ सर्विसेज फॉर इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा के लिए मीन्स सिर्फ ओनली इंडिया के सिटीजन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इंडियन सिटीजनशिप हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए फॉर एवरी स्टेट, and the right of to the become a member of parliament, the right to become a member of legislature of state। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और इन सब के लिए हमको राइट्स दिए गए हैं। सिटीजनशिप जो सिटीजन है इंडिया के, उनके लिए है ये सिर्फ राइट्स। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 32 तक है। कंटेंट फंडामेंटल राइट्स, इसमें हम 12 से 30 तक देखेंगे। अगले लेक्चर में देखेंगे हम 32 आर्टिकल्स को। वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसे। तो उसमें रेट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो जो पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड टुगेदर विद पार्ट 4, और पार्ट 4 के साथ, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूट द कंसेंसस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक वो बनाते हैं, दोनों मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाते हैं। जो ये चैप्टर है, दिस चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इन दोनों चैप्टर को मिला के जो भी बनता है उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ा। जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड से आया था। ये एक कानूनी परिपत्र था जो सन 1214 ईस्वी में जारी किया गया था। तो इसमें जॉन थे जो राजा, उन्होंने अपनी प्रजा के अधिकारों के लिए कुछ वो किए थे, परिपत्र जारी किया गया था कि अपनी सीमाओं में रह के जो भी उसके अधिकारी होंगे वो उसमें रहने वाली प्रजा के हितों की रक्षा करेंगे। और कुछ राइट्स दिए गए थे। ठीक है। दो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इंडिविजुअल राइट्स हैं, इन राइट्स को इन्फोर्सबल किया जा सकता है एक आर्बिट्री इन्विजन के थ्रू बाय द स्टेट। लेकिन सम केसेस हैं कि जिसमें इंडिविजुअल के खिलाफ भी किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से, आर्टिकल 15 का पार्ट 2 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 का 3 और 4 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 वेयर दिस कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। जो 24वां है ना आर्टिकल, उसमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी वो किए जा सकते हैं इनको। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट एट पार्लियामेंट कुड पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन।
जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। पार्लियामेंट इनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है। जो भी रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड हो सकता है वो हो सकता है एडवांसमेंट ऑफ एससीज, एसटीएस, ओबीसीज, वीमेन्स एंड चिल्ड्रन, जनरल पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी, मॉरलिटी, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इसके अंतर्गत मतलब ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना, जिनमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। ठीक है। तो जो आर्टिकल 13 है वो प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू फॉर ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो सबको एक जुडिशियल रिव्यू का हक देता है। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर द आर्टिकल 17 एंड 34। जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 17 एंड 24 के बीच 24 में मेंशन है। तो जो राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 हैं, जो आउटसाइड पार्ट 3 है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं। जैसे आर्टिकल 300 ए में है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 301 है फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं और कॉमर्स और ट्रेड का फ्रीडम देता है। आर्टिकल 326 है राइट टू वोट। बहुत इंपॉर्टेंट है 326 आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड्स दी। जो स्टेट है जिसमें इंक्लूड्स होती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, district boards, improvement trusts, etc. within the territory of India, control of the government of India। जो आर्टिकल 12 कहता है कि जो भी जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं ये सब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पंचायत से लेके, तो ये कंट्रोल के रहेंगी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर। तो क्लासिफि अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या है, ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स से अपने साथ थे। सबसे पहला था राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट था आर्टिकल 29 से 30 में, राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी इसको याद रखना, ठीक है, जो छठवा राइट था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, बार बार कह रहा हूँ मैं, इसको याद रखना। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस आर्टिकल पे आ जाता है देखो। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसको डिलीट कर दिया गया था बाय दी 40 जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में। And after amendment, it was made legal right under the Article 300A in Part 12 में। ठीक है। अभी मैंने बताया ना पार्ट 3 के अलावा कहाँ कौन कौन से राइट्स हैं, तो ये भी है ना अपना 300 आर्टिकल 300 के अंदर आता है, जो कि राइट टू एक्वायर्ड राइट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर सकते हैं। तो ये पार्ट 12 में आता है। ठीक है। Thus at present there are only 6 fundamental rights। तो इस हिसाब से अब हमारे बच्चे कितने 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 से 18 में आता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि कोई भी स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को जो उसकी टेरिटरी में रहता है, इंडिया की टेरिटरी में रहता है। सबको इक्वली लॉ सबके लिए एक समान है कुल मिला के, इन अ लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो, एक सामान्य भाषा में बोलेंगे तो। दूसरा पॉइंट ये बोलता है इट इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन। जो लीगल पर्सन है ये उनके लिए ये राइट टू इक्वालिटी अवेलेबल है। ठीक है। फिर concept of equality before law is British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from the Constitution of USA। जो concept of equality है before law ये ब्रिटिश origin से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। while the concept of equal protection of law
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, while द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का बिफोर लॉ इज इक्वलेंस टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, propounded by एडी डाइसी, द ब्रिटिश jurist था। लेकिन सर्टेन एक्सपेक्टेशन टू इट आर, कुछ एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन है इसमें, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, पब्लिक सर्वेंट, जज, फॉरेन डिप्लोमेट्स हु एंजॉय इम्यूनिटी प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रिविलेज, इनको सम स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। ये कहता है इट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन को जो इंडियन सिटीजन है, बिहाफ ऑफ रेस, कोई भी रेस का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, सेक्स का हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जो आर्टिकल 15 का 3 एंड 4 है, गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड फॉर ग्रुप ऑफ सिटीजन हु आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। जो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इसी से बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, मतलब एज अ पर्टिकुलर इसमें नहीं है वो। जो ईडब्ल्यूएस का ये लिख रखा है ना इसमें, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए कोई भी नया रूल बना सकता है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 16, ये कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो जो कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है या उस स्टेट का इंडिया का सिटीजन होगा, तो ऑब्वियसली उस स्टेट का भी सिटीजन होगा सॉरी। तो इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी एम्प्लॉयमेंट में। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मतलब किसी भी रिलीजन से, कास्ट, सेक्स के भी आपको किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दिस इज कन्फाइंड टू द इंडियन सिटीजन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरनर के लिए नहीं है। फिर आर्टिकल 17 क्या कहता है, इट सेज द अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इसकी जो भी प्रैक्टिस थी कि कुएं से पानी नहीं ले आना, परछाई गिर गई तो उससे पानी नहीं पीना एंड सो ऑन, तो इन सबको इस आर्टिकल के थ्रू हटा दिया गया है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, इट सेज नो टाइटल्स नॉट being a military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है वो किसी दूसरी कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। द अवार्ड भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री कॉल्ड एज द नेशनल अवार्ड वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। ये एक अवार्ड है, ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये एक नेशनल अवार्ड है। वुड नॉट अमाउंट टू द टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल, ये कोई टाइटल को वो नहीं करता है, अमाउंट नहीं करता है, ठीक है। इसकी मीनिंग दी गई है 18, जो आर्टिकल 18 है उसके आई पार्ट में दी गई है। इसके बाद देखते हैं राइट टू फ्रीडम 1922, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह पूछा जाएगा, इस बार देख लेना। 101% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, राइट टू फ्रीडम से। ये है आर्टिकल 19, जिसमें कहा गया है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। इसमें राइट टू फ्रीडम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 1900 का पार्ट है इसके ए से लेकर एफ तक। तो जो ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको नोट करके रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको देखना, जो आर्टिकल 19 का डी है और ए है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वो हैं। देखो अभी जो फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल के अगेंस्ट वो फार्मर्स ने धरना दिया था, उसमें तो वो इस वाले आर्टिकल को यूज़ करे थे, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, 19 का ए। लेकिन वहाँ पे ये हनन हो रहा था दूसरे उनका, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो दूसरे लोग जाना चाहते थे उनके लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की गई थी।
तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है मे बी। टू रिसाइड द सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी सेटल हो सकता है। अभी पहले जे एंड के लिए अलग रूल थे, लेकिन अब वो हो गया, 370 हट गई, 35A हट गई। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकता है, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लीकेट इन आर्टिकल 19A। जो 19A है इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 20, जो डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन करता है सिटीजन्स की। 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं आपको पूछूँ ना एक क्वेश्चन, तो आप मेरे को बताओगे कि जो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है, तो किस में आएगा? हमारी पर्सनल लिबर्टी में आएगा, इसमें आएगा ना हमारी, कि हमें उसकी ज़रूरत है। तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है ये सब कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 21A है ना जो, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन कि 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है, प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है। आर्टिकल 22 डील्स करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, जो अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है किसी सर्टेन केस में, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आगे मैं बताऊंगा। आर्टिकल 32 में सब आते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टिलरी, ये सब 5 रिट्स हैं। तो इसके बाद देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। आर्टिकल 23 कहता है, डील्स करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अभी तुमने देखा होगा बच्चों की तस्करी होती है, छोटे बच्चों की, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 डील्स करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, जो चिल्ड्रंस हैं उन वो फैक्ट्री में वर्क नहीं कर सकते, उनके प्रोविजन के लिए। ठीक है, फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एक, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, एक व्यू भी आएगा ना, लेकिन अगर वो हो जाएगा, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्रिंज बनाने से तो अच्छी है ना, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक बंदे को मिल जाएगी बहुत है। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है, ये करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन का चूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन की उसको फैला भी सकते हैं। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 26 कहता है, डील विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, रिलीजियस अफेयर के साथ डील करता है मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 27 डील्स करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट टू ऑफ टैक्सेस, प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टैक्सेस जो भी पे किए जाते हैं उनके साथ डील करता है ये आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 है, ये डील्स करता है विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें किसी भी रिलीजियस की वो प्रेयर हो गई, कुछ भी हो गया, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप होती हैं, तो उनको करने के लिए ये डील्स करता है, उनके साथ फ्रीडम है उनको, मतलब एक टाइप की। अब देखते हैं, ये है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आते हैं 29 से 30 में। आर्टिकल 29 डील करता है विद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। जो कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज है, लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट, इनके प्रोटेक्शन के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के लिए डील करता है ये वाला आर्टिकल। इन मतलब इन मुद्दों में डील करता है। डील करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ वो कर रहा है, डील कर रहा, मीन्स इन इन विषयों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 डील विथ, ये डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उनमें उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो माइनॉरिटी के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब इसके बाद देखेंगे एक लास्ट है जो रेमेडीज के बारे में।
जो हमें राइट्स मिला हुआ है, जैसे 32 आर्टिकल 32 उसको मैं अलग ही वीडियो में डिस्कस करूँगा, स्पेशल वीडियो की ब्रीफ में डिस्कशन कर लूँगा। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो मैं आज धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।